ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वॉइस प्रेसिडेंट पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वॉइस प्रेसिडेंट का ट्रिक याद है क्या? उपराष्ट्रपति का वॉइस प्रेसिडेंट का ट्रिक, वॉइस प्रेसिडेंट है ना, वॉइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का ट्रिक क्या था? दूसरा निका चूस, ठीक है, दूसरा निका चूस। कहाँ से शुरू होता था ये? कौन से आर्टिकल से लेकर के? 63 से। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 और हमने 70 तक कर लिया था। 70 में हमने देखा था कि वो कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं कि जब प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो अन्य किसी दूसरी सिचुएशन में वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठ सकता है। ठीक है, हमने उ से उपराष्ट्रपति का पोस्ट देखा था, स से सभापति देखा था, रा से क्या देखा था? राष्ट्रपति कैसे बन सकता है। फिर नी से निर्वाचन देखा था, का से कार्यकाल देखा था, चू से चुनाव देखा था और स से शपथ के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, ओके। और 70 वाला भी हमने देख लिया था। आर्टिकल 70 में क्या था कि अगर जो भी कंडीशन आर्टिकल कौन से में नहीं दिए हुए हैं, 62 में नहीं दिए हुए हैं, आर्टिकल 62 में जो कंडीशन नहीं दिए हुए हैं, उस सिचुएशन में भी अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि वो किसी के साथ भाग गया प्रेसिडेंट है, ये आर्टिकल 62 में नहीं लिखा हुआ है ना, या प्रेसिडेंट अपने ससुराल गए, वहां पर किडनैप कर लिया उनको, है मतलब बांध के रख लिए, या किसी ने प्रेसिडेंट का किडनैपिंग कर लिया, ये सारी की सारी सिचुएशन आर्टिकल 62 में नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 62 में सिर्फ 5 चीजें दी गई थी कि भाई प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन दे देता है, प्रेसिडेंट मर जाता है, या प्रेसिडेंट का चुनाव गलत हो जाता है, ऐसे ऐसे करके कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आता है। लेकिन ये सब चीजें जो अभी मैंने बताया कि वो भाग गया किसी लड़की के साथ प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट को किसी ने बंधक बना लिया है, उनको किडनैप कर लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में वॉइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर जाएगा वो आर्टिकल 70 के। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में कहता है कि अगर प्रेसिडेंट और वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, क्या कहता है कि प्रेसिडेंट और वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। कहाँ सुना जाएगा? डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन। कहाँ सुना जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल 71 में कहता है। आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पार्डन पावर के बारे में बताया गया है। पार्डन पावर मैंने पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया है? प्रेसिडेंट पार्डन पावर, या हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर है। जुडिशियल पावर, इसमें पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये वाली सारी चीजें आती हैं आर्टिकल 72 पे। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ना यूनियन गवर्नमेंट की अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट की पावर को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कैन एक्सपांड पावर ऑफ यूनियन डिपार्टमेंट्स। समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे रेल मंत्रालय या रेलवे,
रेलवे किसके अंडर आता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है या यूनियन गवर्नमेंट के? यूनियन, ठीक है, रेलवे। अब हम देखते हैं कि भाई जैसे रेलवे में टाइमिंग को लेकर के बड़ा ही दिक्कत रहता है। कई कई मालगाड़ियां खड़ी रह जाती हैं, ठीक है, दिनों दिनों रातों रातों। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रेनें होती हैं 24-24 घंटे लेट हो जाती हैं, 12-12 घंटे लेट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीजों को सेटल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि रेल जा रही है, आ रही है, सिग्नल देने वाला कोई और है, लेकिन रेल कब छूटेगी, कौन सी ट्रेन कहाँ पहुंची है, इन सब की इंफॉर्मेशन रखने के लिए कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट है नहीं रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर ही। तो प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि टाइम को, जो टाइम डिले हो रहा है, इसको रिड्यूस करने के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट अलग से बना दिया जाए जिसका काम रहेगा कि रेलवे के हर एक मूवमेंट को ट्रैक करे और पहले ही, आने से पहले ही, जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ पर कौन सी ट्रेन आएगी और इसका सिचुएशन क्या है कि क्या इस पर कोई ट्रेन लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, इन सब की जानकारी पहले ही क्या कौन दे देगा? ये डिपार्टमेंट दे देगा, ठीक है, ठीक है। तो इतना ये क्लियर हो गया। देखो ये आर्टिकल जो 73 है या 71 है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 72 इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर 71 और 73 याद नहीं भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे आर्टिकल 74 और 75। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद है। आर्टिकल 74, तो आर्टिकल 74 क्या है? 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा है। किसकी चर्चा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल को एकदम अच्छे से याद रखना क्योंकि ये कई बार पूछता है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री की चर्चा कौन से आर्टिकल में है। तो प्रधानमंत्री की चर्चा आर्टिकल 74 में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा किसमें है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा 74 में ही है। ये ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है। प्रेसिडेंट को क्या करती है? एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पीएम होते हैं। तो बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा कौन से आर्टिकल में? 74। प्रधानमंत्री की चर्चा कौन से आर्टिकल में? हाँ, प्रधानमंत्री 74। आर्टिकल 75 देखो, आर्टिकल 75 में अदर मिनिस्टर्स की चर्चा है। अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। अब देखो मैं सब समझाऊंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर किन्हें कहते हैं, अदर मिनिस्टर्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जब जैसे कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। लेकिन ऐसे ही हम देखते हैं कि भारत में कई सारे मंत्रालय है, जैसे रेल मंत्रालय है, एजुकेशन मंत्रालय है, डिफेंस मंत्रालय है ना, गृह मंत्रालय है। तो हर मंत्रालय को लीड करने वाला कोई ना कोई एक लीडर रहता है, ठीक है। हाँ, तो भाई कौन इंसान किस मंत्रालय को लीड करेगा उसके बारे में सलाह देते हैं प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनका सिलेक्शन करते हैं। आप सॉरी सिलेक्शन नहीं, अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंट, हाँ, ठीक है। तो किस मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, इसकी जो एडवाइस है प्रेसिडेंट को कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं किसका? मंत्रियों का, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई बढ़िया मंत्रालय चाहिए
तो तुम्हारा पहचान किससे होना चाहिए? पीएम से, क्योंकि पीएम ही जितने भी मंत्रालय बनेंगे, एक काउंसिल मतलब ग्रुप, बहुत सारे मंत्रालय को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका हेड होता है प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री जब चाहे किसी को भी अपने मिनिस्ट्री से यानी मंत्रालय से हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री, जैसे कि हमने देखा था कि कभी स्मृति ईरानी जो कि सास कभी बहू वाली है ना, कभी वो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी। ठीक है, फिर उनके ऊपर कई सारे क्वेश्चनिंग उठे, तो फिर उनको एजुकेशन मिनिस्टर से हटा करके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में डाल दिया गया, है ना। तो अलग अलग मिनिस्ट्री चेंज किया जा सकता है। तो मंत्रालय को चेंज करने का जो पावर है वो दरअसल होता किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन क्या पीएम करते हैं ये काम? नहीं, पीएम सिर्फ एडवाइस करेंगे और उन्हीं के एडवाइस पर प्रेसिडेंट किसी को उनका मंत्रालय छीन भी सकते हैं और किसी को उनका मंत्रालय दे भी सकते हैं। यानी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है या उन्हें अपने मंत्रालय से हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन किसकी सलाह पर? पीएम के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर्स यानी मंत्री, तो कोई भी इंसान ना, अभी हमें क्या लगता है कि नॉर्मली हमें मंत्री बनने के लिए, जैसे हमारा ये है लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। क्या लगता है मंत्री बनने के लिए हमें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए? एक्चुअली में अगर मैं कहूँ, मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक एज, मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए किसी भी इंसान का, और वो मंत्री बन सकता है। कब तक के लिए? तो 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, बिना इलेक्शन लड़े कोई भी इंसान मंत्री बन सकता है। तुम पीएम हो, सॉरी एमएलए हो या नहीं हो, तुम एमपी हो या नहीं हो, फिर भी तुम 6 महीने के लिए मंत्री बन सकते हो। समझ में आया क्या? किसके बेसिस पर? सिर्फ तुम्हारी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर तुम्हारी एज 25 साल है तो तुम्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कब तक के लिए? 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के अंदर ही तुम्हें इलेक्शन करवा करके, जीत करके किसी भी, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर तुम्हें वो मंत्रालय कंटिन्यू रखना है तब। नहीं तो 6 महीने बाद तुमसे वो तुम्हारी जो मिनिस्ट्री रहेगी, जो मंत्रालय रहेगा, वो छीन लिया जाएगा। समझ में? तो क्या मंत्री बनने के लिए हमें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है? नहीं। लेकिन मंत्री जो तुम्हारा मंत्रालय है उसे कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हें लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। बनने के लिए कोई जरूरी नहीं, बनने के लिए सिर्फ योग्यता चाहिए, जो 25 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस। ठीक है, अब देखो, जो मंत्री होते हैं, मंत्री वो लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। ठीक है, मंत्री लोकसभा से भी बन सकते हैं और राज्यसभा से भी बन सकते हैं। लेकिन सरकार कहां से चलाई जाती है? लोकसभा या राज्यसभा से? सरकार लोकसभा से चलाई जाती है, क्योंकि लोकसभा में हमें 273 सीट्स की जरूरत होती है। जिसके पास ये 273 सीट्स होंगे उसी की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो 273 सीट किसमें चाहिए रहते हैं? लोकसभा में। और लोकसभा से सरकार क्यों चलाई जाती है? क्योंकि लोकसभा के मेंबर को जनता चूज करती है। क्या राज्यसभा के मेंबर को हम लोग चूज करते हैं? नहीं करते हैं। अभी जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो ये सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझो कि जो सरकार होती है, सरकार लोकसभा से चलाई जाती है। इसीलिए जो मंत्री होंगे ना, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, जब वो मंत्री बन जाएगा तो जब भी लोकसभा का सदन चलेगा या वहां पर कोई भी कार्रवाई होगी
वो राज्यसभा का अगर मेंबर रहेगा, अगर वो मंत्री है तो आकर के कहाँ बैठेगा, लोकसभा में बैठेगा, और लोकसभा का है तो वो लोकसभा में तो बैठा ही रहेगा। समझ में आया कि मैंने क्या कहा? अच्छा, मैं समझ गया। देखो, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। लोकसभा को हेड करते हैं हमारे स्पीकर, है ना, स्पीकर। अब जैसे मैंने बताया था कि लोकसभा राज्यसभा को किस तरीके से समझना है, अपने स्कूल के क्लास की तरह, है ना। स्कूल के क्लास में, हर क्लास में बच्चे जाते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं। तो स्कूल जब क्लास चलता है तो अलग अलग तरीके के टीचर आते हैं, फिर कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है और क्लास आगे बढ़ते रहता है। वैसे ही जब लोकसभा का सत्र चलता है ना, कि भाई अब लोकसभा चालू है, यहाँ पर आओ, लोग अपना क्वेश्चन वगैरह पूछो, क्या डाउट है क्या नहीं है, स्पीकर बोलेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, करते रहते ना पूरा कार्यक्रम। तो जब ये लोकसभा का कार्यक्रम चलता है तो उस वक्त में जितने मंत्री होंगे ना, मंत्री, वो कहाँ बैठेंगे, वो लोकसभा में ही बैठेंगे, चाहे वो मंत्री राज्यसभा का क्यों ना हो। राज्यसभा का मेंबर हमेशा नॉर्मली अगर हम देखें तो कहाँ बैठता है, भाई तुम्हारा घर अगर कांदीवली में है तो तुम मालाड में आकर तो रहोगी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा ऑफिस मालाड में है तो तुम क्या घर से काम करोगी, मालाड आओगी। तो ऐसे ही तुम हो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन तुम्हें अपॉइंट किया गया है एज अ मिनिस्टर, और मिनिस्टरों के बैठने की जगह है लोकसभा। तो जब भी लोकसभा का कार्यकाल चालू होगा, लोकसभा चलेगा, रन करेगा, उस वक्त राज्यसभा का मेंबर आकर के बैठेगा कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, याद रखना ये चीज पूछता है, जब कोई मिनिस्टर होता है, मिनिस्टरों की बैठक कहाँ होती है, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो लोकसभा में होती है। भले ही वो राज्यसभा का मेंबर हो तो भी वो आकर के बैठेगा कहाँ, लोकसभा में। अब लोकसभा में समझो कि कोई बिल पारित हुआ, ठीक है, कोई बिल पास हुआ, मान लो कि किसान बिल पारित हुआ लोकसभा में, तो आकर के वो लोकसभा में बैठ करके सारा का सारा बिल पढ़ेगा, देखेगा हाँ हाँ किसान बिल सही है, यहाँ पर लोकसभा में डिस्कशन हो गया। अब वो उठ करके वापस से चला जाएगा राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि अब होगी वोटिंग, किसान बिल पास होगा या नहीं होगा इसके ऊपर क्या होगी, वोटिंग होगी, है ना। तो वोटिंग के टाइम पीरियड में जो राज्यसभा का मेंबर है वो राज्यसभा में ही जाकर के वोट करेगा, ना कि लोकसभा में, है कि नहीं। क्योंकि वो मेंबर तो है राज्यसभा का, तो अगर वो लोकसभा में बैठ करके वोटिंग करेगा तो सारा का सारा मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में मैक्स टू मैक्स 545 लोग होते हैं। अब इसमें कुछ लोग आ जाएंगे, इसमें राज्यसभा के भी मान लो कि 560 हो गए, तो जो यहाँ की गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि अगर कोई भी बिल लोकसभा से 50% +1 वोट के साथ पास हो गया, मतलब यहाँ पर पास हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो मंत्री लोकसभा में आकर के बैठा था, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लिया था, जब उसे वोट करना होगा तो उठ करके कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में। और जब ये बिल लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाएगा तब फिर से वो वहां पर जाकर के अपना वोटिंग करेगा कि भाई हाँ ये बिल पास करना चाहिए या नहीं पास करना चाहिए। समझ में आया? दो चीजें याद रखना। पहली चीज, मिनिस्टर्स बैठते कहाँ है, सिटिंग लोकसभा में, लेकिन वोटिंग कहाँ कहाँ करते हैं, वोटिंग देखो, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा से करेगा, और लोकसभा का है तो लोकसभा से करेगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि लोकसभा वाला उठ के राज्यसभा में चला जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐड नहीं होते। अरे 545 लोकसभा के ये ऐसे लोग हैं जिन्हें जनता चूज करके भेजती है, ठीक है, मतलब हाँ हाँ, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं, मैं उन मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 545 में से 545 सारे मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं। लोकसभा की सीट का 15% से अधिक जो है मंत्रालय नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ,
लोकसभा की सीट का 15% से अधिक मंत्रालय नहीं हो सकता, मतलब कि लगभग 82 मंत्रालय बनाए जा सकते हैं। 82 लोग, 545 में से 82 लोग ही क्या हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो मैं उन मंत्रियों की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे जो ये थे मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह क्या थे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी तो अपने आप में एक पूरे मंत्रालय का हेड वही है। तो मनमोहन सिंह कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ते थे, उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था और वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री का पद चुन करके आते थे। तो जब भी कोई कार्यवाही होती थी तो वो बैठते थे आकर के लोकसभा में, बिल वगैरह के बारे में पढ़ते थे, टिप्पणी करते थे लोकसभा में। लेकिन जब किसी बिल पर उन्हें अपना मतदान देना होता था, वोटिंग करनी होती थी, तो चले जाते थे राज्यसभा में, और जब वो बिल राज्यसभा में जाता था तब वहां पर जाकर के वोटिंग करते थे। जब ये चीजें मैं लोकसभा राज्यसभा समझाऊंगा ना, पूरा मेंबर की काबिलियत क्या होती है, कैसे होते हैं, वो सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ हमारा फोकस ये लोकसभा या राज्यसभा नहीं है, हम अभी मंत्रियों के बारे में समझने वाले हैं कि मिनिस्ट्री होती है तो कितने तरीके के मंत्री होते हैं, ठीक है, किसका क्या काम होता है, इस सब के बारे में अभी हम यहाँ ध्यान रखें। बस खाली इतना याद रखो दो चीजें, भाई किसी भी इंसान को 6 महीने तक मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मिनिस्टर बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है, बस खाली तुम्हारा एज 25 साल होनी चाहिए। अगर तुम मंत्री हो तो लोकसभा से हो तो लोकसभा में तो बैठोगे ही, लेकिन राज्यसभा से अगर तुम्हें मिनिस्ट्री मंत्री बनाया गया है तो कार्यवाही में भाग लोगे आकर के लोकसभा में, लेकिन वोटिंग करोगे अपने ही सदन में जाकर के राज्यसभा में। इतना चीज क्लियर है नॉर्मल? अब हम समझते हैं मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। अभी ये सब तो मोटा मोटा तौर पे मैंने बताया कि भाई क्या होता है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लंबा चौड़ा दिखाई देता है, इसमें मैंने बताया कि लोकसभा का 15% से अधिक मंत्रालय नहीं हो सकता है, यानी 545 का अगर 15% निकाले तो लगभग 81-82 के आसपास आता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि 82 मंत्रालय बनाया जा सकता है या 82 लोग मंत्री बन सकते हैं। ओके, अब देखो ये जो मंत्रालय हुआ था, ये मंत्रालय को शुरू करने का जो ये दौर चला वो चला था 1861 से, यानी मिनिस्ट्री 1861 लॉर्ड कैनिंग इसने अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग अलग लोगों की नियुक्ति करनी शुरू करी। इसलिए इसके समय काल को कहा जाता है डिपार्टमेंटल एरा। पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट की शुरुआत इसने करी थी, पोर्टफोलियो। अब देखो, जब भी कभी सरकार बनती है तो बहुत सारे मूवीज में हम देखते हैं कि सबको ना पोर्टफोलियो बांटा जाता है। अच्छा, आप जो है ये खाद्य मिनिस्टर बन जाइए, आप गृह मंत्री बन जाइए, आप जो है पशु मिनिस्टर बन जाइए, है ना। अलग अलग पोर्टफोलियो बांटा जाता है। तो जब गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें लोग चाहते हैं कि हायर से हायर मुझे मिनिस्ट्री मिले ताकि अधिक से अधिक घोटाला करने में मजा आए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड कैनिंग। इसने 4 तरीके के मिनिस्टर्स के बारे में बताए थे, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। कितने? 4। इसने कहा कि जैसे कोई भी मंत्रालय होगा, उस मंत्रालय में 4 अलग अलग मिनिस्टर होंगे। एक्चुअली में होते हैं 3 ही, एक ही इंसान को 2 काम दे दिया जाता है, इसलिए उसमें काउंटिंग में 4 हो जाते हैं। अभी मैं समझा। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ ये है रेल मिनिस्ट्री, ठीक है, एक रेल मिनिस्ट्री है, रेल मंत्रालय है। रेल मंत्रालय को हेड करने के लिए एक उनका हेड होगा, उसे हम कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर। रेल मंत्रालय का हेड कौन होगा? रेल मंत्रालय का सबसे जो बोले ना कि जैसे हमारे क्लास होता है, क्लास का एक मॉनिटर होता है, वैसे ही रेल मंत्रालय का जो मॉनिटर होगा उसे हम कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए, जैसे जब हम ये बनते हैं, क्या बनते हैं, मॉनिटर को हेड करने के लिए एक
दूसरा मॉनिटर बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? हाँ, असिस्टेंट मॉनिटर। तो वैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर को हेड करने के लिए एक और इंसान को नियुक्त किया जाता है, उसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखो ये स्टेट क्या यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रेल मिनिस्ट्री को। हमने स्टेट की चर्चा कई बार करी है कि स्टेट क्या होता है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना खुद का नियम कानून हो उसे हम स्टेट कहेंगे। याद आया है ना? तो रेल मिनिस्ट्री अपने आप में स्टेट रहेगी कि नहीं रहेगी? रेल मिनिस्ट्री अपने आप में स्टेट है कि नहीं है ना? ओके, तो बताओ रेल मिनिस्ट्री में सबसे हेड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को हेड मतलब कि हेल्प करने के लिए कौन आता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यहाँ ये स्टेट से ये मत अज्यूम कर लेना कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब जम्मू कश्मीर का मिनिस्टर होगा या जो है मध्य प्रदेश का मिनिस्टर होगा या यूपी का मिनिस्टर होगा। ऐसा नहीं, वो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है जो किसको हेल्प करता है? कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करता है। कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करता है। उसके बाद एक और पोस्ट बनाया गया है, उसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज। अच्छा, ये क्यों लाया गया है? तो भाई देखो, जब तक कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो रेल मिनिस्ट्री को हेड करता रहेगा, अपना सारा का सारा जो भी काम रहेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर करेगा। लेकिन सोचो कि कुछ ऐसा हो जाए और कैबिनेट मिनिस्टर हो ही ना, तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर कहीं चले गए, विदेश दौरे पर चले गए या किसी काम से वो बीमार हो गए, तो उस वक्त के लिए रेल मिनिस्ट्री को कौन देखेगा? हा? तो हाँ, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेगा अब इसी को बना दिया जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज यानी जब तक कैबिनेट मिनिस्टर था तब तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करता था। लेकिन अब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो अब ये क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट हो गया है, फ्री हो गया है। क्या लेने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। समझ में? हाँ, तो ये जो तीसरा नंबर है ये क्या कोई अलग से इंसान को नियुक्त किया जाता है? नहीं, यही इंसान रहता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही, उसी को ही क्या कर दिया जाता है? इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है भाई, अभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, आप क्या बन जाओ? कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट को संभाल लो। लेकिन उसे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज, समझा? इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब स्वतंत्र प्रभार है। स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। कितना समझ में आया? तीन तरीके के मंत्री समझ में आ गए। अब उसके बाद चौथा होता है इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हेड करने के लिए डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उपमंत्री। उपमंत्री तो किसी भी डिपार्टमेंट में कुल कितने मंत्री मिल करके उसको रन करते हैं? चार। एक्चुअल में होते कितने हैं? 3 ही, बट नाम के लिए 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो माइंड से ये चीज निकाल लेना अभी कि आदमी जो या मतलब कि जिनका अपॉइंटमेंट होगा वो 4 नहीं होगा, वो होते हैं 3 ही। ठीक है, हाँ, तो बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? किसी भी मंत्रालय को चलाने के लिए कुल 4 तरीके के मिनिस्टर की जरूरत होती है। कौन कौन? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर। बताओ किसी भी मंत्रालय का सबसे हेड कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा तो डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हेल्प कौन करता है? डेप्यूटी मिनिस्टर। जैसे यहाँ पर देख लेंगे रेल मंत्रालय के जो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन है वो? अश्विनी वैष्णव, है ना? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं
कौन? ये रामनाथ कोविंद में जो है ये इनका ये दानवे दानवे, ठीक है, दानवे साहब। और ये है उप मंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर दर्शना जारदोस। दर्शना जारदोस। ये सारे के सारे लोग किसके अंडर काम करेंगे? पीएम के अंडर। पीएम जब चाहे तब इस मंत्रालय के मंत्रियों को हटा सकते हैं। समझा? हाँ, मतलब एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ऐसे ही बताओ, ऐसे ही अगर डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, 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 तो डिफेंस मिनिस्ट्री में कुल कितने मिनिस्टर होंगे? कुल बोलने के लिए 4, लेकिन होंगे वैसे ही। कौन कौन से? कैबिनेट, स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, उप मंत्री, उप मंत्री, उप मंत्री। तो ऐसे ही चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, सबके अंदर कितने लोग रहेंगे? 4 लोग। ऐसे ही बोलो, 4 लोग, ठीक है, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। 4 लोग ही रहेंगे, तो याद रखना। अब हम बनाते हैं ऐसे, जब कभी मेंस में लिखना और अगर मंत्रालय के बारे में पूछा है तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। यहाँ रहेंगे पीएम और ऊपर यहाँ मिनिस्ट्री लिख देना, इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। मान लो ये लिख दूं रेलवे, ये लिख देता हूँ एजुकेशन, ये लिख देता हूँ डिफेंस मिनिस्टर। बताओ ए क्या है? ए कैबिनेट, ए है हेड, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सी क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। और डी क्या है? डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उप मंत्री। इन सारे मंत्रालय का हेड कौन है? सारे जब मंत्रालय को मिला दिया जाए उसे ही हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ, काउंसिल ऑफ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? बताओ किसी भी मंत्रालय में डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होता है? अरे भाई, मंत्रालय में प्रेसिडेंट क्या होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर अगर ना रहा तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखो, ऐसे ही हर मंत्रालय से उन लोगों को उठाया जाता है जिनके पास डिसीजन लेने का अधिकार होता है और उनका अपना एक अलग से ग्रुप बना दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो बताओ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन जाएगा? कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर के बाद डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास था? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हर मंत्रालय से ये दो दो लोग उठ करके जब चले जाएंगे, उनका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप को फिर से लीड कौन करेगा? उनके हेड रहेंगे पीएम। ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। समझ में आया? क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में डेप्यूटी मिनिस्टर का काम होता है? नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में डेप्यूटी मिनिस्टर का काम नहीं होता है। ना क्लियर हुआ? तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर कोई फर्क पूछेगा तो बता सकती हो? बहुत। अब समझो, क्योंकि चाहे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, दोनों में ही हेड होता है प्रधानमंत्री। अगर बताओ
ये प्रधानमंत्री ही अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे, पोस्ट से क्या कर दे, रिजाइन कर दे, तब ये सारे मंत्री या जो मंत्रालय हैं वो लोग क्या बचे रहेंगे? नहीं, वो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। मैसेज क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलो तो हमने क्या क्या देख लिया, बताओ। आर्टिकल 74 में किसकी चर्चा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 में अदर मिनिस्टर्स। मिनिस्टर बनने के लिए क्या हमें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, एमपी होना चाहिए या एमएलए होना चाहिए? बस एज 25 साल होनी चाहिए, तुम 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकते हो। ठीक है, ओके। मिनिस्ट्री को अगर कंटिन्यू रखना है तो हमें 6 महीने के अंदर ही अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए? अभी अभी तो ये चीज बताया कि भाई तुम्हें मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री क्या अलग से आता है? मनमोहन सिंह भाई राज्यसभा से थे, उनको राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, बस प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, वो कैसे बनाया जाता है भाई, कि जिसकी पार्टी जीत जाती है, मेजोरिटी रहती है, उन्हीं में से एक इंसान को पार्टी मिलकर चूज कर लेती है कि भाई ठीक है, आपको हम प्रधानमंत्री का पोस्ट दे देंगे। अब वो चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, इवन वो लोकसभा में ना हो, राज्यसभा में ना हो, आम हो, लेकिन उस पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो भाई वो पार्टी अगर चाह रही है कि उसे प्रधानमंत्री बनाना तो बना देगी, लेकिन शर्त यही है कि 6 महीने के अंदर उसे चाहे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी हो। समझ में आया? तो याद रखना, कई बार ऐसे फसाले पूछते हैं कि बताओ प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है या प्रधानमंत्री का सिलेक्शन कैसे होता है। तो क्या प्रधानमंत्री का इलेक्शन या सिलेक्शन होता है? नहीं, नॉर्मल इलेक्शन होता है लोकसभा का, इलेक्शन होता है राज्यसभा का। अब जो भी पार्टी जीतती है, मेजोरिटी बनती है, उसी में से किसी एक इंसान को पार्टी क्या बना देती है, प्रधानमंत्री बना देती है। ठीक है, प्रधानमंत्री बना देती है। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड पूछ रहा हूँ, किसी मंत्रालय का नहीं। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पीएम होता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? पीएम होता है। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन दे देता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या मंत्रालय बचे रहते हैं? नहीं, मंत्रालय सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे मंत्रालय डिसॉल्व हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है? बताओ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में क्या डिप्टी मिनिस्टर जाते हैं? नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ उन्हें ही रखा जाता है जिनके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है, और डिसीजन लेने की अथॉरिटी कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के न होने पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को होती है। इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में हर मंत्रालय से सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री और दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। चीज क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम